हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन आती है उसको कवर करेंगे। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के पहले घटना चक्र के सभी सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1853 तक और ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक। नेक्स्ट है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1774 में। और अगर एक्ट पूछे तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे। नेक्स्ट है जिसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी अपने ऊपर देखा 1773। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833। यानी नियंत्रण परिषद की स्थापना 1784 में, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 अधिनियम के द्वारा, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 के एक्ट के द्वारा और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति अधिनियम 1835 द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? वो कौन कौन से कारक थे जिसमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट जिसमें शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था, हालांकि वो खर्च नहीं किया जा सका। नेक्स्ट था जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। किस एक्ट के द्वारा? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। किसके द्वारा? 1833 के एक्ट के द्वारा। चार्टर एक्ट 1813 इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसको अभी आपने ऊपर देखा। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्र पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता को स्वीकार किया। भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था। यही ऑप्शन गलत था क्योंकि यहाँ पर 1813 दिया हुआ था। नेक्स्ट है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? किस अधिनियम के द्वारा? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। नेक्स्ट अगला चैप्टर है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर कार्य करने वाली कैबिनेट में बदल दिया गया, जिसमें राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त और गृह विभागों के प्रमुख के रूप में जो है 5 सदस्य शामिल थे। ऑप्शन में 6 सदस्य दिया हुआ था जो कि गलत था क्योंकि इसमें 5 सदस्य शामिल थे और जो छठा सदस्य था वो 1874 में शामिल हुआ था। लोक निर्माण विभाग से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई थी। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया था इस अधिनियम में 1861 में। अगर पूछ ले पोर्टफोलियो प्रणाली कब लागू हुई थी? 1861 में। कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 3 फरवरी 1893 को लागू हुआ। गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्यों हेतु अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। इन सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे। सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। यानी अगर बजट पर बहस करने का अधिकार कब दिया गया? 1892 अधिनियम द्वारा, जबकि इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते थे। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? अभी आपने देखा 1892 में, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था।
नेक्स्ट है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, मार्ले मिंटो सुधार 1909, जिसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। 1909 का अधिनियम संबंधित था पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 को। स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1937 को। और किस अधिनियम द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, जबकि अगर प्रांतों में पूछे तो 1919 और केंद्र में 1935। 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं। प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन सिद्धांत यानी डायरकी निर्दिष्ट करता है प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। अधिनियम 1919 में आरक्षित यानी रिजर्व और हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। आरक्षित में, जिसमें न्याय, प्रशासन, भू राजस्व, पुलिस, सिंचाई आदि शामिल थे, इसको प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के अधीन रखा गया था। और हस्तांतरित जो विषय थे, इसको प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के अधीन रखा गया था। जबकि हस्तांतरित में क्या क्या था? स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? 1919 एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1919 के द्वारा। और जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें थी वह 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। केंद्रीय विधानसभा के कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे? कौन कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे? 1926 का निर्वाचन और 1945 का। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1945 में। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है अधिनियम 1935 से। भारत सरकार अधिनियम 1935 से राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत 1935 का अधिनियम। भारत में संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है, यह भी 1935 अधिनियम के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। और वर्तमान भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई हैं? केंद्र सरकार को। एक संघीय व्यवस्था में केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था किस अधिनियम द्वारा? 1935 अधिनियम द्वारा। संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। किस अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी? अभी आपने देखा ऊपर, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ की अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी भारत संघ यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया। कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान। 1935 के अधिनियम में देश के लिए लिखित संविधान का कोई प्रावधान नहीं था। अगला है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा यानी वर्तमान में म्यांमार भारत से अलग हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था स्वराज पार्टी द्वारा। स्वराज पार्टी ने 1934 में रांची में आत्मनिर्णय के लिए
अधिकार की मांग और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर एक निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था एम.एन. राय ने 1934 में। क्रिप्स मिशन, युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। भारत को डोमिनियन दर्जा प्रदान किया जाएगा। यदि कोई प्रांत संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार न हो तो अपना अलग संघ और पृथक संविधान बना सकेगा तथा उसे अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। जो एक प्रतिनिधि था कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति के। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, कैथी क्लारेंस भारत सचिव थे और ए.वी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। ये तीनों सदस्य जो थे कैबिनेट मिशन में शामिल थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, कैथी क्लारेंस और ए.वी. अलेक्जेंडर। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। यानी घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को और यह कहा गया था कि जो अंतरिम सरकार है वह 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। इसमें वायसराय जो था वह कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष अथवा उपसभापति बनाया गया। 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे डॉक्टर एस राधा कृष्ण। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। इसमें डॉक्टर एस राधा कृष्णन शामिल नहीं थे। बाकी सदस्यों को भी आप लोग देख लीजिएगा। प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। कथन था वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। इसमें कथन जो है वह सही है और कारण गलत है क्योंकि इसमें वेबल का विचार कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करना नहीं था। संविधान सभा के विषय में सत्य है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता आज अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक यानी उद्घाटन अधिवेशन जो था वह किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। और प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। मनोनीत उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? 5वीं बैठक में। 5वीं बैठक में संविधान सभा की उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा उद्देश्य पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित कथनों में सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की
पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया गया था। यही ऑप्शन गलत था क्योंकि यहाँ पर अप्रत्यक्ष की जगह प्रत्यक्ष लिखा हुआ था, जबकि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। संविधान बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट है जिसमें मिलान करना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे वी.टी. कृष्णामाचारी। वी.टी. कृष्णामाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के निर्माण के समय सांविधिक सलाहकार थे बी.एन. राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव द्वारा। बी.एन. राव के मूल प्रारूप में 246 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी 1903 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया था। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था सांविधानिक सभा द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, बम्बई प्रेसिडेंसी थी। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। 1946 में संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में बी.आर. अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के मुंबई प्रेसिडेंसी के पूरे संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव से निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पुनः जो सीट था उनके लिए कांग्रेस के एम.आर. जयकर ने त्याग पत्र देकर रिक्त की थी। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु 1891 में और इनकी मृत्यु 1956 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श के परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। 1935 अधिनियम में ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया गया था। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आजाद ने। किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था कि संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वही लोग जान फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ही ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। यह वक्तव्य दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका था। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था? कई बार पूछ चुका है, ऑस्टिन ने। उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15। नेक्स्ट चैप्टर है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जिसमें मूल अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष थे जे.वी. कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। संघीय शक्तियों से संबंधित समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन यानी ऑर्डर ऑफ बिजनेस संबंधी समिति के.एम. मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदन समिति
पट्टाभी सीतारामैया, राज्यों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रत्यय संबंधी समिति अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी समिति जेवी मालवंकर। प्रारूप समिति जिसे पांडुलेखन समिति भी कहते थे, इसके सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव जो कि बी एल मित्र के स्थान पर थे, एवं टी टी कृष्णामाचारी जो कि डीपी खेतान की मृत्यु होने के बाद उनके स्थान पर शामिल हुए। प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट चैप्टर है संविधान के स्रोत। भारत शासन अधिनियम से संघीयतंत्र, राज्यपाल का कार्यालय और लोक सेवा आयोग लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। फ्रांस का संविधान, फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो आदर्श हैं वह फ्रांस से लिए गए हैं। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो न्याय है, कौन कौन से न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, यह सब यूएस से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन एवं राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? अमेरिका में। जो अमेरिका का संविधान है यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। संविधान के प्रमुख भाग, एक तरफ है भाग और दूसरी तरफ विषय। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिक और भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 में जो 7 है यह निश्चित है, 8 में संघ राज्य क्षेत्र, 9 में पंचायतें और 9 का में नगर पालिकाएं, 9 का में सहकारी समितियां, 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, 12 में वित्त, संपत्ति एवं संविधाएं और वाद, भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, भाग 14 में संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, 14 का में अधिकरण, ये काफी बार पूछता है 14 का अधिकरण, भाग 15 में निर्वाचन, 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, भाग 17 में राजभाषा, भाग 18 में आपात उपबंध, भाग 19 में प्रकीर्ण, 20 में संविधान का संशोधन, 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भाग 11 और अध्याय 1। भारत का भाग 11 अध्याय 1 अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 यानी भाग 11 का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। यानी प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263 और विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255। अगला है जिसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। उपाधियों का अंत यह मूल अधिकार है। ग्राम पंचायतों का संगठन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, यानी अनुच्छेद 40 में। उपाधियों का अंत यह अनुच्छेद 18 में है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है ये। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, यह संघ और उसका राज्य क्षेत्र में है। पंचायतें यह किस भाग में है? भाग 9 में। नगर पालिका भाग 9 का में है। सहकारी समितियां 9 का में है और अधिकरण किस में है? 14 का में। प्रमुख अनुच्छेद। भारतीय संविधान में प्रारंभ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितने भाग और अनुसूचियां हैं? कमेंट करके बताएं।
सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। नए राज्यों का गठन, यह अनुच्छेद 3 में है। नागरिकता भाग 2 में है, यह अनुच्छेद और यह भाग है। मौलिक अधिकार, यह भाग 3 में है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 323 ए में है। 2 अनुच्छेद पूछा है और 2 भाग पूछा है, इसको मैच कराना था। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 117 में है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई भी विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, अनुच्छेद 117 के अनुसार। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 312 में है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है। लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में विनिमय करने की शक्ति अनुच्छेद 318 में। राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण अनुच्छेद 332 में। विधानसभा में अनुच्छेद 332। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165। 124 में है संघीय न्यायपालिका, अनुच्छेद 5 में है नागरिकता, अनुच्छेद 352 में है आकस्मिक प्रावधान, अनुच्छेद 245 में है विधायी शक्तियों का वितरण, अनुच्छेद 14 में क्या है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 में है नीति निर्देशक तत्व, तो अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद, अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया। विधानता, नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, 164 राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 67 खा उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 67 खा में उपराष्ट्रपति को हटाना और राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना, अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। अनुच्छेद 323 है प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 324 निर्वाचन, अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण लोकसभा में 330 है और राज्य विधानसभा में 332। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, वित्त आपात अनुच्छेद 360 और अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में है। प्रशासनिक अधिकरण यह अनुच्छेद 323 ए में है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में, अंतर राज्य परिषद अनुच्छेद 263 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।